हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीलम अपनी बेटी संभवी की शादी की बात को लेकर अपनी होने वाली समधन शारदा और उसके पति केदार से बात करते हुए कहती है, बहन जी, दोनों की शादी तो तय हो गई है, लेकिन नक्षत्रों के हिसाब से शादी वाले दिन ही 9 बजे ग्रहण है, तो मुझे नहीं लगता उस दिन शादी करनी चाहिए। हाँ, बात तो आप सही बोल रही हो। ग्रहण के दिन कोई भी किया हुआ शुभ काम सफल नहीं होता है, इसलिए शादी को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। यही सही रहेगा। ग्रहण के बाद शादी हो जाएगी। नहीं नहीं, शादी जिस दिन तय हुई है उसी दिन ही होगी। और रही बात ग्रहण की, तो हम बच्चों की शादी ग्रहण लगने से पहले ही करा देंगे। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना आप दोनों को? बहन जी, आप समझ नहीं रही हो, ग्रहण लगना अच्छा नहीं होता। और आप तो ग्रहण वाले दिन की शादी की बात कर रही हो। ग्रहण की वजह से दोनों की शादी में भी तो परेशानी आ सकती है। बात आप मेरी समझो, मेरी तबीयत खराब चल रही है, कोई भरोसा नहीं है कि मैं कितना जीऊंगी कितना नहीं। बस मुझे ये देखना है कि मैं जब तक जिंदा हूँ अपने बच्चों का घर बसता हुआ देख लूँ। हाँ, तो मना कौन कर रहा है तुम्हारी बात को? शादी ग्रहण के बाद भी तो हो ही सकती है ना। बस एक बार ग्रहण निकल जाए, फिर हम दोनों बच्चों की शादी भी करवा देंगे। यहाँ मैं बोल रही हूँ कि कोई भरोसा नहीं है कब तक रहूँ मैं, और आप हो कि शादी को कुछ दिन और टाल रहे हो। आप चाहते क्या हो? मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी ना हो। अरे अरे बहन जी, आप ये सब बातें क्यों कर रही हो? घर में इतनी खुशी का माहौल है और आप ये सब बातें लेकर बैठ गई। आप क्यों इतना सोच रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको। यही तो मैं भी बोल रही हूँ, ग्रहण से पहले ही शादी करवा देते हैं बच्चों की, कुछ नहीं होगा। और रही बात ग्रहण की, तो वो बस 3 घंटे का है, तब तक तो शादी भी हो जाएगी। हाँ, वैसे बात तो सही बोल रही हो आप। तो चलो ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी बात में। लेकिन आप ये क्या बोल रही हो? ग्रहण में कोई नया काम शुरू नहीं किया जाता है, और आप ग्रहण में ही अपने बच्चों की शादी की बात बोल रही हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप शादी के नाम पर वैसे तो इतना बोलते रहते थे, और जब अब मैं खुद सामने से बोल रही हूँ कि ग्रहण से पहले शादी हो जाएगी, तो दिक्कत ही क्या है? दिक्कत ये है कि शादी जल्दबाजी का काम नहीं होता है, इन सब में बहुत टाइम लगता है। और तुम क्यों इतना जल्दबाजी कर रही हो? तुम खुद अभी ठीक नहीं हो। अपने बेटे की शादी थोड़े दिन बाद भी कर ही सकते हैं। जब मैं बोल रही हूँ कि ग्रहण से कुछ नहीं होता, तो आप दोनों क्यों इसी बात के पीछे पड़े हैं? मैंने बस कह दिया तो कह दिया, हम शादी उसी दिन करेंगे जिस दिन तय हुई है। शारदा अपने आगे किसी की नहीं सुनती और ग्रहण के दिन ही शादी के लिए सबको जबरदस्ती मना लेती है। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आते हैं। शारदा अपने बेटे की उतरी हुई हल्दी लेकर नीलम के घर जा रही थी, और नीलम को जैसे ही हल्दी पकड़ाती है कि तभी शारदा का पैर फिसल जाता है और उसके साथ साथ पूरी हल्दी भी गिर जाती है। तभी वहाँ पर खड़ी नीलम की पड़ोसन रमा कहती है, देख लिया ग्रहण में शादी करने का नतीजा। मैं तो बोल रही हूँ अभी कि मना कर दो, ग्रहण के बाद शादी करवा देना। वैसे भी कौन सा बच्चे भागे जा रहे हैं तुम दोनों के? अब ठीक तो है ना शारदा बहन? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी तो ये सब बस संकेत है, ग्रहण में शादी नहीं होती है। अच्छा, तो आप अब हमें ये बताएंगी कि मुझे मेरे बेटे की शादी कब करनी चाहिए? मैं तो बस बता सकती हूँ, बाकी शादी करनी कब है ये सब तो आपको ही तय करना है। मेरी मानो तो अभी शादी रोक ही दो। भगवान ना करे कोई आपदा आ जाए बच्चों पर, तो आप क्या करोगे तब? हाँ शारदा बहन, ये तो सही बोल रही हैं। हमारे लिए हमारे बच्चों की जिंदगी से ज्यादा बढ़कर और कुछ थोड़ी है। हम बच्चों की शादी भी इसलिए ही तो करवा रहे हैं कि वो खुश रहें। तो ग्रहण के बाद भी हो सकती है ना शादी। तो आप भी किन लोगों की बातों में आ रहे हो? मैं मना नहीं कर रही हूँ कि ग्रहण वगैरह ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि जब हम ग्रहण लगने से पहले ही बच्चों की शादी कर देंगे, तो किस बात का प्रकोप लगेगा हमारे बच्चों पर? मैं भी तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रही हूँ ना। शादी में आगे पीछे तो हो ही जाता है ना, जरूरी थोड़ा है कि सब कुछ आपके बताए हुए समय पर ही हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो परेशानी तो आपको ही होगी ना। हाँ तो ठीक है ना, हमारी परेशानी हम खुद देख लेंगे कि हमें क्या करना है। आप यहाँ आकर परेशान मत करो। वैसे ही शादी वाला घर है, 36 काम होते हैं। हाँ, आप सही बोल रही हो। हम जल्दी शादी कर देंगे तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, और आपके मन की बात भी रह जाएगी। यही सही रहेगा। शारदा जैसे भी करके सबको अपनी बात मानने पर मजबूर कर ही देती है। फिर 2 दिन बाद शादी का दिन आता है। यहाँ शारदा सभी लोगों के साथ बारात को निकालने के लिए तैयार थी, और इतने में पारस के कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है।
पारस जल्दी से अपनी माँ के पास जाकर कहता है। माँ देखो ना, ये दाग पता नहीं कहाँ से लग गया है। अब क्या मैं इस दाग के साथ अपनी ही शादी में जाऊँ? यहाँ मैंने सबको आज के दिन शादी के लिए इतनी मुश्किल से मनाया है, और एक तू है कि दाग की वजह से देर कर रहा है। पता है ना आज ग्रहण है, तो ज्यादा देर मत कर, जाकर धो ले और खुद प्रेस मार लियो इस पर। माँ धो तो मैं लूंगा, लेकिन प्रेस करूंगा तो शायद जल जाए, क्योंकि ये कपड़ा प्रेस करने लायक नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, प्रेस मत कर, इतनी दूर जाना है, खुद ही सूख जाएगा, ऐसे ही धो ले। माँ आप क्या बोल रही हो? मैं अपनी ही शादी में गीले कपड़े पहन कर जाऊंगा। कुछ करो ना, मुझे नहीं जाना इस गंदे दाग या गीले कपड़े पहनकर अपनी शादी में। देख वैसे ही मुझे बहुत काम है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुझे जाना है तो ऐसे ही चल, तेरी शादी बस ग्रहण से पहले हो जानी चाहिए। यहाँ सब तैयार हो गया है, जल्दी से तू भी तैयार होकर आ जा। शारदा इतना बोलकर चली जाती है और पारस को वैसी ही शेरवानी पहनकर शादी के लिए तैयार होना पड़ता है। सभी लोग जल्दबाजी में शादी में चले जाते हैं और पारस शादी के मंडप पर बैठ जाता है। शारदा जाकर नीलम से कहती है, अरे जल्दी से मेरी होने वाली बहू को लेकर आओ, मुहूर्त निकले जा रहा है, थोड़ी देर बाद ग्रहण लग जाएगा, देर मत करो अब ज्यादा। अरे बहन जी, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। कब से बोला है मैंने कि शादी का मुहूर्त थोड़ा ही है, फिर ग्रहण ही लग जाएगा, लेकिन कोई सुने तब ना। अब तैयार होने में इतना समय लग रहा है। अभी तक तैयार भी नहीं हुई है क्या बहू? कहाँ तैयार हुई है, अभी तो पार्लर वाली आई है, पता नहीं कब तक तैयार होगी। नहीं नहीं, जब तक तैयार होगी तब तक तो ग्रहण लग भी जाएगा। रुको मैं अपनी होने वाली बहू को लेकर आती हूँ, जितनी भी तैयार हुई होगी वैसे ही शादी करवा देंगे। शारदा इतना बोलकर वहाँ से अपनी होने वाली बहू संभवी को लेने चली जाती है और उसको लाकर मंडप पर बैठा देती है। थोड़ी देर में शादी शुरू होती है। शादी तो काफी अच्छे से होने लग जाती है, लेकिन फेरे शुरू होने से पहले ही ग्रहण लग जाता है और नीलम कहती है, अरे ये शादी रोक दो, ग्रहण लग गया है। अब शादी हुई तो इन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। माँ, ये आप दोनों ने क्या लगा रखा है? जब पता था दोनों को कि आज के दिन ही ग्रहण है, तो आज के दिन शादी करवाना जरूरी था क्या? हर काम में ग्रहण की वजह से जल्दबाजी कर रहे थे, और अब देखो ग्रहण भी लग गया। अब बताओ, शादी को ऐसे बीच में ही रोकना अच्छा लगता है क्या? लेकिन बेटा, ग्रहण में शादी हो ये भी तो अच्छा नहीं होता ना। हम तो मना ही कर रहे थे, लेकिन ये शारदा बहन की जिद थी, इसलिए मुझे मानना पड़ा। अब मुझे क्या पता था कि फेरों के समय ही ग्रहण लग जाएगा। हम तो अपनी तरफ से सब ठीक करने की कोशिश कर ही रहे थे ना, लेकिन ग्रहण में शादी। अरे इसमें कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई नया काम नहीं करना चाहिए या उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन शादी तो हमने शुभ समय में ही शुरू कर दी थी ना, तो अब कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी कोई शंका आपके मन में है तो आप शादी के बाद हवन करवा लेना। पंडित जी की बात सुनने के बाद सभी लोग मान जाते हैं और जो शादी ग्रहण लगने से पहले शुरू हुई थी, वो ग्रहण लगने के बाद पूरे विधि विधान से खत्म होती है। निहारिका की शादी राजीव नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है और शादी के दिन जब निहारिका राजीव स्टेज पर होते हैं, तो निहारिका एक लड़की को काफी देर तक घूरे जा रही होती है और तभी धीरे से उसकी माँ नीता बोलती है, अरे लोगों की तरफ ध्यान दे, तो दुल्हन है, सब तुझे ही देख रहे हैं और तू न जाने किसे घूरे जा रही है। माँ, आप ये बताओ, वो जो दूध से धुली सी लड़की दिख रही है लाल लहंगे में, वो कौन है? मैं क्या, सभी उसे देख रहे हैं। अरे वो तेरी जेठानी, क्या नाम बताया था तेरी सास ने? हाँ, मोहिनी। अरे वही, बड़ी सुंदर है। ये मेरी जेठानी है? अरे माँ, काहे की सुंदर, साफ साफ पता चल रहा है कि कितना मेकअप थोप रखा है, और फेस तो देखो, ऐसा लग रहा है ट्यूब में जितनी फाउंडेशन थी ना, सब थोप कर आ गई है, और हाइलाइटर कितना शार्प लगाया है इसने। अरे बस कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि छोटी बहू बड़ी बहू की बुराइयां कर रही है। चुपचाप खड़ी रह कुछ देर, बस थोड़ी देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। स्टेज पर मंडप में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और पहली रात को मोहिनी अपनी सास माला के कहने पर निहारिका को उसके कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, निहारिका एक बात बताओ, तुमने अपना मेकअप पार्लर से नहीं करवाया क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? मैं अच्छी नहीं दिख रही थी क्या शादी में? अब कहने का क्या ही फायदा है, छोड़ो तुम। देखो बुरा मत मानना, शादी तुम्हारी है, लेकिन तुमसे ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। अब वैसे लोगों की भी क्या ही गलती है, मैं दिखती ही इतनी अच्छी हूँ,
तुम्हें भी मेरे जैसा मेकअप करवाना चाहिए था। खैर छोड़ो, तुम मेरे जितनी अच्छी तो नहीं दिख सकती, पर थोड़ा तो दिख ही जाती। चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है और उसकी बातें सुनकर निहारिका का मुंह बन जाता है और वो खुद से बोलती है, जेठानी जी तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रही हैं। मेरी शादी के दिन अपने मेकअप और सुंदरता का बखान करके चली गई। समझती क्या है ये अपने आप को। इतना कहकर वो शीशे में खुद को देखने लगती है और अगले दिन सुबह तैयार होकर किचन में जाती है तो देखती है कि मोहिनी एकदम टिप टॉप बनके किचन में चाय बना रही है। तभी वहाँ माला भी आती है और बोलती है, उठ गई छोटी बहू? अरे मोहिनी बहू, तू रहने दे, आज छोटी बहू के हाथ की चाय पीनी है मुझे। क्यों बहू, पिलाएगी ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं। मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म कड़क चाय लाती हूँ। दीदी आप लंच तैयार कर दीजिए। हाँ, थोड़ी देर में आकर बनाती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा टचअप कराऊं। अरे मोहिनी बहू, क्या ये थोड़ी थोड़ी देर में लाल लिपस्टिक लगाने जाती रहती है? ठीक तो लग रही है। अरे वैसे भी घर में कौन देखने आ रहा है तेरा ये मेकअप? माँ जी आप भी ना, अब अगर कोई देखेगा नहीं तो क्या मैं मेकअप करना छोड़ दूँ? मैंने कहा ना मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और माला भी हॉल में जाकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में निहारिका सब के लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। तभी राजीव बोलता है, चाय तो बड़ी कड़क है निहारिका। लंच तैयार कर दिया हो तो ले आओ, मुझे थोड़ा जल्दी है। वो लंच तो दीदी बनाने वाली थी, पर वो तो अपने मेकअप में ही लगी होगी, है ना? माँ ये क्या बात हुई? अरे दिन रात तो मेकअप टचअप ही करती रहती है। कम से कम सुबह के समय तो घर के काम कर दिया करे वो। भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चलिए हम ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लेंगे। अच्छा माँ, हम चलते हैं। इतना कहकर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी बन ठन कर हाथ में लंच लेकर मटकते हुए हॉल में आती है और बोलती है, अरे निहारिका और ये देवर जी कहाँ चले गए? हाँ तो क्या करे, तेरा इंतजार ही करते रहते। तुझे कितनी बार कहा है कि काम के समय अपनी ये लीपा पोती मेकअप सब भूल जाया कर, पर नहीं। जब तक 36 दफा तो शीशे में अपना चेहरा ना निहार ले, तेरे को चैन कहाँ पड़ता है? माँ जी अब इतना खूबसूरत चेहरा है तो इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों निहारिका, सही कह रही हूँ ना मैं? छोटी बहू, तू अपनी जेठानी को देखकर इसके जैसी मत हो जाइयो, क्योंकि तेरी जेठानी का मेकअप तो हर काम से ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आइयो। इतना कहकर वो मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है और मोहिनी भी टेबल पर लंच रखकर इतराती हुई वहाँ से चली जाती है और निहारिका खुद से बोलती है, ये क्या था? माना लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, पर हर समय मेकअप लगाए कौन घूमता है? और जेठानी जी का मेकअप तो माशाअल्लाह। छोड़ो, अपने को क्या। इतना बोलकर वो अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और निहारिका को मोहिनी हमेशा मेकअप किए हुए ही देखती। एक दिन माला निहारिका को राशन की लिस्ट देकर बोलती है, ये ले बहू, इसमें लिखी है सभी चीजें, याद से ले आइयो, कुछ भी भूलियो मत। और हाँ, अकेले चली जाएगी या मैं चलूं तेरे साथ? मैं ले आऊंगी माँ जी। वो मैं कह रही थी कि रात के खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है तो मंडी भी जाना पड़ेगा। अरे हाँ, सब्जी के बिना तो राजीव खाना भी नहीं खाता। चल मैं ही चल लेती हूँ। हाय, ये मेरे घुटनों का दर्द भी ना काम के वक्त ही दर्द होता है। एक काम करो, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा सामान ले आओ। मोहिनी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ जी माँ जी कहिए। जा छोटी बहू के साथ बाजार हुआ, बहुत सारा सामान लाना है, वो अकेले नहीं ला पाएगी। और हाँ, खबरदार जो कोई बहाना बनाया तो। ये माँ जी भी ना मेरे बोलने से पहले ही धमका देती है, अब मानना भी पड़ेगा, क्या कर सकती हूँ। हाँ जी माँ जी, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे में तैयार होने चली जाती है और कुछ देर बाद दोनों जेठानी देवरानी मिलकर मार्केट के लिए निकल जाती हैं और धूप ज्यादा होने की वजह से मोहिनी को पसीना आने लगता है और उस पसीने के कारण उसके मेकअप वाले चेहरे का हुलिया बिल्कुल ही बदल जाता है। उसका लाइनर इधर उधर फैल जाता है और पूरे फेस पर कहीं काला तो कहीं सफेद निशान दिखने लगता है। तभी वो बोलती है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन माँ जी के चलते मुझे आना पड़ा। अब देखो
पसीने की वजह से मेरा सारा मेकअप बह गया। हाँ तो जेठानी जी, इतना मेकअप करने को किसने कहा था? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई अतरंगी चुड़ैल मेरे साथ चल रही हो। वैसे एक बात बताओ जेठानी जी, आप बाथरूम और सोने भी टचअप करके जाती हो क्या? ज्यादा हंसने की तो जरूरत नहीं है। अब जिसे मेकअप आता है वही तो करेगा ना। तुम्हें तो आता नहीं तो मैं क्या करूं? और हाँ, हो गई खरीदारी? अरे नहीं हुई है तो जल्दी से कर लो, मैं और खड़ी नहीं हो सकती। जिसके बाद सारा सामान लेकर दोनों घर आ जाती हैं। घर आते ही थैले को सोफे पर पटकते हुए मोहिनी अपने कमरे की तरफ भागती है। ऐसे ही रात को सब खाना खाकर सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निहारिका भी किचन से पानी पीकर अपने कमरे में सोने जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी मोहिनी पर जाती है और वो हैरान होकर बोलती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? दीदी के चेहरे पर इतने सारे काले निशान। दिन के उजाले में तो मेकअप कर सफेद भूत बनी रहती हैं और अभी कैसी अजीब सी लग रही हैं। कहीं इन दागों को छुपाने के लिए तो जेठानी जी मेकअप नहीं करती। अभी पूछती हूँ। इतना कहकर वो उसके कमरे में घुस जाती है और उसे देखकर मोहिनी चौंक कर बोलती है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किसी के कमरे में कोई ऐसे घुसता है क्या? निकलो अभी के अभी बाहर। चली जाऊंगी। पहले ये बताइए, आपके चेहरे को क्या हो गया? ये पिंपल और काले से निशान कैसे हो गए? दिन में तो ये नहीं दिखते। कहीं ये आपके हमेशा मेकअप करने से तो नहीं हुए? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आपका चेहरा हमेशा मेकअप से जो ढका रहता है। और दीदी, ये मेकअप चेहरे को निखारता जरूर है, पर रोज रोज करो तो बिगाड़ भी देता है। मेरी मानो तो इससे पहले कि आपका चेहरा और खराब हो, आप हमेशा मेकअप में रहना छोड़ दो। ये सब कहकर वो मोहिनी को समझा देती है। और अगले ही दिन जब मोहिनी बिना मेकअप के सबके सामने चाय लेकर आती है तो उसे देखकर राजीव बोलता है, माँ, आपने घर में नौकरानी रख ली क्या? पर इसे भाभी के कपड़े क्यों दे दिए? अरे नालायक, दो बहुओं के होते हुए भला मैं क्यों नौकरानी रखने लगी? माँ ये मोहिनी है, नौकरानी नहीं। क्या मोहिनी बहू, तेरे इस चांद जैसे चेहरे पर ये दाग कब आ गए? माँ जी, ये सब जेठानी जी के अंधाधुंध मेकअप करने का नतीजा है। इसलिए अब ये जेठानी जी का मेकअप, टचअप सब बंद। दाग धब्बे हट जाएं, इसके लिए अब ये बस एलोवेरा जेल ही लगाएंगी और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग भी इन्हें ऐसे देखने की आदत डाल लीजिए। देखा, मैं कहा करती थी ना कि ये ज्यादा लीपापोती मत किया कर। देख क्या हाल बना लिया अपने चेहरे का। जी माँ जी, समझ आ गया कि मेकअप करना कभी कभी ही अच्छा लगता है। जिसके बाद कुछ दिनों तक मेकअप ना करने और लगातार चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से मोहिनी के चेहरे के दाग धब्बे हट जाते हैं। जिसके बाद वो खास मौकों पर ही मेकअप का यूज किया करती और इस तरह निहारिका ने अपनी जेठानी का हमेशा मेकअप करना बंद करवा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।